आज हम जो बात करने वाले हैं वो जेएम फाइनेंशियल्स की बात करने वाले हैं। इस कंपनी में आगे जानने से पहले हम लोग थोड़ा-सा कुछ क्वेरीज़ थी अपने जो लोगों ने पेश की थी कमेंट बॉक्स के अंदर में। वहाँ पर एक जो मेन क्वेरी थी वो एक आईपीओ खुला हुआ था जो कि अभी रिसेंटली खुला था जिसका नाम था मनोज वैभव एंड ज्वेलर्स। वो आईपीओ इतना अच्छा खुला नहीं जितनी उससे उम्मीदें थी। यहाँ पर आपको आईपीओ के थोड़े से गेम को समझना पड़ेगा और उसके अंदर में किस तरीके से हम लोग ट्रेड कर सकते हैं उसको भी थोड़ा-सा समझना पड़ेगा उससे पहले। अब जैसे कोई कंपनी होती है, हम लोगों ने कंपनी की रिसर्च कर ली कि कंपनी अच्छा कमा रही है, फ्यूचर में अच्छा कमा सकती है, तो हमने अपनी तरफ से रिसर्च कर ली। अब उसके बाद में वो किस तरीके से ओपन होती है आईपीओ के अंदर में और उसके बाद में वो क्या करती है, वो डिपेंड करता है मार्केट की एक्सेप्ट किस तरीके से उसको लेता है। तो यहाँ पर मनोज वैभव के अंदर में हमने जो है वहीं पर खुला जहाँ पर उसका आईपीओ प्राइस था और उसके बाद में वो नीचे गया हुआ है और अभी वापस वो ऊपर आया है आज के दिन अगर देखा जाए तो। यहाँ पे जो मेन क्वेश्चन है वो ये है कि क्या हम इसे होल्ड करें या ना करें, बेच दें। तो यहाँ पर आपको जो मैंने ऑलरेडी आपको जो वीडियो है उसके डिस्क्रिप्शन में कुछ स्ट्रेटेजीज मिल जाएंगी जहाँ पर हमने डिटेल में बताया हुआ है कि आपको 2 ही तरीके हैं स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करने के, डाइवर्सिफिकेशन, एक स्टॉप लॉस। तो अगर आप स्टॉप लॉस वाले तरीके को फॉलो करते हैं तो आपको आईपीओ स्ट्रेटेजी है उसके थ्रू जाना पड़ेगा। और दूसरा, अगर आप डाइवर्सिफिकेशन वाले इस तरीके को फॉलो करते हैं तो आपने ऑलरेडी आपके पास में और भी शेयर्स होंगे, तो उन्हीं शेयर्स के अंदर में भी एक ही आईपीओ वाला शेयर भी रखा हुआ रह जाएगा क्योंकि कंपनी है अच्छी है, हमें अच्छी लगी। कल को अगर कंपनी ऊपर उठती है तो आपको प्रॉफिट दे के मतलब दे सकती है। बट आपको एक पर्टिकुलर कंपनी में इन्वेस्टेड नहीं रहना। बट इस बारे में हमने उन स्ट्रेटेजीज में अच्छे से तरीके से बात की है किस तरीके से आप पैसा लगाएं। तो आप उनको फॉलो कीजिए, ठीक है, घबराइए नहीं। दूसरी चीज़, आईपीओ का जो गेम चलता है वो अलग गेम चलता है। किस तरीके से, अगर आपको दिखाऊं थोड़ा सा यहाँ पर, थोड़ा डिटेल में बात कर ही लेते हैं। ठीक है, किस तरीके से। अब यहाँ पे जैसे हम लोग यहाँ पे बात कर रहे हैं कौन सा, मनोज वैभव एंड ज्वेलर्स, राइट। और इसी के साथ में कौन सा एक आईपीओ खुला हुआ था जो कि था जेएसडब्ल्यू इंफ्रास्ट्रक्चर। और अगर मैं आपको एक बात बताता हूँ, मनोज वैभव एंड ज्वेलर्स जब आईपीओ खुला हुआ था उस वक्त में मेन लाइन के 4 आईपीओ में लोगों के पैसे अटके हुए थे और जो एसएमई आईपीओज हैं 15 एसएमई आईपीओज उस वक्त में पैसा या तो उनमें अटका हुआ था या फिर खुले हुए थे या खुलने वाले थे। तो यहाँ पर बहुत सारा पैसा कंपनियों, बहुत सारी कंपनियां खुली हुई थी आईपीओ के लिए। एक रीज़न तो ये। दूसरा रीज़न कि यहाँ पर जो कंपनी का जो आईपीओ लेके आया है जिसको हम बोलते हैं लीड मैनेजर्स, तो लीड मैनेजर्स जो मनोज वैभव ज्वेलर्स में जो लीड मैनेजर्स हैं वो कौन है? तो यहाँ पर आप लोग देखें, बजाज कैपिटल लिमिटेड इसका फर्स्ट आईपीओ था ये। पहली बार एंटर कर रहा है इस मार्केट में। दूसरा, एलारा कैपिटल, इसका 2 साल में दूसरा आईपीओ है। तो मतलब ये इस पर्टिकुलरली इस मार्केट के दिग्गज नहीं है, राइट? मतलब ये, इनको पता है ये जो लोग काम कर रहे हैं बट ये कंपनियाँ दिग्गज नहीं है इस मार्केट में। ये आईपीओ लेके आई हैं। दूसरी चीज़, जो लीड मैनेजर्स होते हैं वही आईपीओ कहाँ पर लिस्ट होगा उसके अंदर में एक बहुत बड़ा मेन रोल प्ले करते हैं। किस तरीके से? इसका आपको मैं एग्जांपल के थ्रू एक बार समझाने की कोशिश करता हूँ। जैसे कि ये तो मनोज वैभव ने हम देख लिया कि लीड मैनेजर्स कौन थे। उसी के साथ में अगर हम लोग यहाँ पे जेएसडब्ल्यू इंफ्रास्ट्रक्चर का देखते हैं या फिर किसी भी और का देखते हैं, ठीक है? चलो जेएसडब्ल्यू का देख लो, बाद में दूसरी का भी देख लेंगे। ये देखो इनके लीड मैनेजर्स जेएम फाइनेंशियल्स, ठीक है? काफ़ी ज़्यादा बहुत सारे आईपीओ अब तक लेके आ चुके हैं। इसी के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं अभी बाद में। एक्सिस कैपिटल, अपने आप में इसकी बहुत सारी ब्रांचेज हैं जो कि सिक्योरिटीज़ का भी काम करता है। क्रेडिट स्विस बहुत बड़ी एजेंसी है। डैम कैपिटल एजेंसी बड़ी है। एचएसबीसी सिक्योरिटीज एंड कैपिटल मार्केट, इसकी खुद की ब्रांचेज हैं कितनी सारी। आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज़ इंडिया का सबसे बड़ा फुल सर्विस ब्रोकर। कोटक महिंद्रा इंडिया का बहुत बड़ा सिक्योरिटीज़ मार्केट, बहुत सारी ब्रांचेज हैं। एसबीआई, मतलब इतनी बड़ी-बड़ी दिग्गज कंपनियों के नाम है जो कि एज़ अ लीड मैनेजर यहाँ पे रोल प्ले कर रही हैं। तो अगर ये एज़ ए लीड मैनेजर रोल प्ले करती हैं, तो इनके ऊपर में ही दारोमदार रहता है पूरा का पूरा कि ये आईपीओ को कहाँ पर लिस्ट करवाएँ। तो अगर कंपनी के अंदर में कुछ अगर वैल्यू नहीं बचती है, तो अब कुछ वैल्यू नहीं भी होती है, फिर भी ये लोग क्या बोलते हैं, ये कोशिश करते हैं क्योंकि इन वो आईपीओ को लेके आ रहे हैं तो अच्छे से अच्छी वैल्यू दी जाए। जो आईपीओ लेके आ रहा है इनके थ्रू, उसको पैसे दिलाने की कोशिश की जाए। और कंपनी तो अब ये इनकी मोस्ट ऑफ द ब्रांचेज़ हैं, तो ये क्या करेंगे, अपने जो जितने भी कस्टमर्स होते हैं जो कि इतना ध्यान नहीं देते हैं, तो उनको अरे लगा दो सर जी, आज नहीं तो कल तो पैसा दे ही देगा। अगर आप फिजिकल ब्रांच में कहीं पर जाके देखेंगे, क्योंकि हमने फिजिकल ब्रांच में काम किया हुआ तो वहाँ पे ऐसी बातें चलती हैं। अरे लगा दो सर जी, हमारी कंपनी लेके आ रही है, आज नहीं तो कल तो पैसा दे ही देगा। और जब वो नहीं पैसा देती है साल भर, सर दे ही देगा, आज नहीं तो कल तो दे ही देगा। इस तरीके से काम चलता है। तो उस तरीके से क्या होता है, अब वहाँ पे बहुत सारी फाइलें लगती हैं फिर। बहुत सारी जब फाइलें लगती हैं तो उसके बेसिस के ऊपर में क्या तय होता है, डिमांड क्रिएट होती है। डिमांड क्रिएट होती है तो फिर उसी के हिसाब से फिर जीएमपी जाता है। क्योंकि अगर डिमांड क्रिएट होगी तो जीएमपी के अंदर में लोगों को लगेगा कि ये जो आईपीओ बहुत ऊपर खुल सकता है, तो वहाँ पर जीएमपी में असर देखने को मिलता है, राइट? और जीएमपी को मैं कई बार बोलता हूँ कि मैनिपुलेट भी किया जा सकता है। उसके अंदर में ऐसा कुछ भी ऐसा नहीं है कि उसको मैनिपुलेट नहीं किया जा सकता, बिंदास किया जा सकता है, किसी भी तरीके से। अब ये तो हो गई इस, चलो इसमें तो जेएसडब्ल्यू इंफ्रास्ट्रक्चर में तो खुद में भी वैल्यू थी।
तो ठीक है, और यहाँ पर साथ में इनके पास में जो टीम थी वो बहुत बड़ी थी, एक अच्छे खासे ब्रोकर्स की थी। अब आपको मैं ऐसे दिखा देता हूँ जिसके अंदर में भी, और इसी के साथ में एक चीज़ और दिखाना भूल गया आपको। जेएसडब्ल्यू इंफ्रास्ट्रक्चर में अगर आप लोग यहाँ पर ध्यान देंगे तो मोस्ट ऑफ द जो ब्रोकर्स ने जो रेटिंग दी है, ब्रोकर्स ने 18 के 18 ब्रोकर्स ने रेटिंग अच्छी खासी, मतलब सब्सक्राइब करने के लिए मेंबर्स ने भी 11 ने दी हुई है। ब्रोकर्स की मेन है, मेंबर्स तो चलो ठीक है, ऐसे ही चलता रहता है, ठीक है। और यहाँ पे इतने बड़े बड़े नाम हैं, चलो इसमें तो वैल्यू भी थी। अब मैं आपको एक ऐसे आईपीओ का नाम दिखाता हूँ जिसके अंदर में वैल्यू थी ही नहीं, उसके बावजूद ब्रोकर्स ने उसको पूरा कोशिश किया गया। अब पेटीएम के अंदर में हमको सबको पता था कि इसके अंदर कुछ भी वैल्यू है नहीं, आज के दिन अगर देखा जाए तो किसी भी तरीके से। क्यों नहीं है वैल्यू इसके अंदर में? क्योंकि यहाँ पर आप क्लियरली देख पाएंगे पेटीएम का कि 2019 लॉस कितने रुपए का, कितने मिलियंस में, तो 4,000 रुपये का करोड़ का लॉस, यहाँ पर 3,000 करोड़ का लॉस, यहाँ पे 1,700 करोड़ का लॉस, यहाँ पे अगेन 284 करोड़ का लॉस, और अगेन 381 करोड़ का लॉस। मतलब हर साल लॉस पे लॉस करी जा रही है, और जो रेवेन्यूज हैं कंपनी की वो क्लियरली यहाँ पे किस ट्रेंड पे क्या है, घटता हुआ ही जा रहा है। तो क्या आप ऐसी कंपनी में इन्वेस्ट करेंगे? सो यहाँ पे सिर्फ रेवेन्यूज को देखते हुए धजिया उड़ी पड़ी हुई कंपनी की। फिर भी अगर आप यहाँ पर देखेंगे नीचे की साइड में, तो लीड मैनेजर के रोल में देखिए कितने सारे लोग हैं। एक्सिस, सिटी ग्रुप, गोल्डमैन सैक्स, एचडीएफसी, आईसीआईसी, जेपी मॉर्गन, मॉर्गन स्टैनले, क्या ये इसको नीचे खुलने देंगे? ऑफ कोर्स सी बात है। और ऐसी कंपनी का आईपीओ में यहाँ पर मोस्ट ऑफ द ब्रोकर्स और मेंबर्स जो है अवॉइड में खड़े होने चाहिए, बट यहाँ पर अगर आप खुद देखेंगे तो मे अप्लाई के ऑप्शंस आपको देखने को मिलेंगे। मे अप्लाई या तो कि लगा सकते हो, या फिर जो ब्रोकर्स हैं सब्सक्राइब कर लो, या फिर न्यूट्रल में खड़े हुए हैं कि हमारा कोई राय नहीं है भाई, क्योंकि वही तो भाई बंधु हैं। तो आपके पास में जो इन्फॉर्मेशन पहुंचती है वो आपको लगता है कि आप किसी आईपीओ के ऊपर में डिमांड वैल्यू के हिसाब से क्रिएट होती है। वैल्यू के हिसाब से डिमांड क्रिएट नहीं होती है किसी भी पर्टिकुलर आईपीओ के अंदर में। उसके अंदर डिमांड क्रिएट होती है क्योंकि उसके जो मार्केट के जो मेन प्लेयर्स हैं वो डिमांड क्रिएट करवाते हैं अपनी तरफ से, तब उसके अंदर डिमांड क्रिएट होती है। तो घटिया से घटिया चीज़ भी आसमान में रहती है जब आप सही प्लेयर्स के थ्रू जाते हैं। अच्छी से अच्छा सोना भी मिट्टी होता है, पत्थर होता है, जब आप सही प्लेयर्स के सामने नहीं होते हैं। तो इस टाइप का जो परफॉर्मेंसेज होती है वो आईपीओज में, राइट इश्यूज में, उस टाइप में आपको देखने को मिल सकती है। बाकी जब नॉर्मल मार्केट में हम जाते हैं तो वहाँ पर ओवरऑल वैल्यू ही मायने रखती है। थोड़े टाइम तक जब हम, जैसे पेटीएम था, क्या हुआ, पेटीएम को वहाँ पर खुलवा तो दिया, 1900-2000 तक लेके तो चले गए, खुलवा भी दिया, हुआ क्या, कहाँ पहुँच गया वो, 500 रुपये 400 रुपये तक आ गया। तो मार्केट पर वैल्यू डिपेंड करेगी जो है। इसी के साथ में अब ये खुलवा तो देते हैं किसी भी कंपनी को ऊपर में, बट बाद में ओवरऑल मार्केट के अंदर वैल्यू ही काम करेगी फ्यूचर में लॉन्ग टर्म के हिसाब से। इसी तरीके से हम जो कंपनी की रिसर्च करते हैं तो हम यही बात करने की कोशिश करते हैं कि अगर आईपीओ नीचे या ऊपर खुल भी जाता है तो कंपनी के अंदर कुछ वैल्यू है या नहीं है। तो हमने बता दिया कंपनी के अंदर वैल्यू दिख रही है हमें, तो आज या ना कल उसमें। तो इसीलिए आपको एक पर्टिकुलरली किसी स्ट्रेटेजी के थ्रू, रिस्क मैनेजमेंट के तरीके के थ्रू ही हमेशा काम करना है। अब हम लोग काम बात कर लेते हैं, ये तो था बेसिक आंसर मैं आपको देना चाह रहा था। इसी के साथ में जेएम फाइनेंशियल जो कंपनी है इसके बारे में हम लोग बात कर लेते हैं। इस कंपनी का अभी फ्यूचर के अंदर में अच्छा फ्यूचर नज़र आ रहा है, नियर टर्म में भी और लॉन्ग टर्म के अंदर में भी। जो कि लॉन्ग टर्म हमारा व्यू है 1 साल से ऊपर का, वो 149 का है, और जो कि शॉर्ट टर्म में है वो 109 का और 70 का स्टॉप लॉस है। शॉर्ट टर्म में हम स्टॉप लॉस बताते हैं ताकि आप लोग जो स्टॉप लॉस वाला जो तरीका है उसके थ्रू काम कर सकते हैं, और लॉन्ग टर्म के अंदर में डाइवर्सिफिकेशन के थ्रू काम करें तो आप ये वाले टारगेट को फॉलो कर सकते हैं। अब कंपनी के जो मेन फाइनेंशियल्स हैं जो कि कब की रिपोर्ट बनी हुई है, ये 4 तारीख की रिपोर्ट है, मतलब कल की है। तो जो प्राइस था वो 84 के आसपास में है, और जो लगभग कंपनी का जो पी है वो 14 का, और बुक वैल्यू जो है 0.99 का है, और कंपनी का आरओसी और आरओई भी ठीक ठाक है। और क्योंकि कंपनी अंडर वैल्यूड है ऑन द बेसिस ऑफ बुक वैल्यू यहाँ पर, ठीक है, ज़्यादा अंडर वैल्यूड नहीं है बट अंडर वैल्यूड है। अब अगर कंपनी के हम चार्ट को देखते हैं, सो ओवरऑल यहाँ पर चार्ट जो है डाउनवर्ड ट्रेंड में था, बट यहाँ पर कंपनी का जो स्टॉक है वो ब्रेकआउट देते हुए सस्टेन कर रहा है, और उस सस्टेन के साथ में ही यहाँ पर हमने जो बाइंग सिग्नल्स हैं और जो शॉर्ट टर्म टारगेट और ये लॉन्ग टर्म टारगेट यहाँ पर चार्ट में दिखा रखे हैं, जिनको आप देख सकते हैं। जो कि बाइंग जो है 84 के आसपास में बन रही है, स्टॉप लॉस 70 के आसपास में, और 109 के आसपास में जो शॉर्ट टर्म टारगेट है 149 लॉन्ग टर्म टारगेट। अगर आप इस रिपोर्ट का मैं लिंक आपको दे दूंगा डिस्क्रिप्शन के अंदर में, आप इसको खोल के खुद भी देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, कहीं इश्यू आए तो आप कमेंट में पूछ भी सकते हैं। और अगर आपको कोई नई फाइंडिंग मिलती है तो वो भी अपने साथ शेयर कर सकते हैं। आप अपनी तरफ से रिसर्च करिए, हम सिर्फ आपकी रिसर्च के अंदर हेल्प करने के लिए वीडियोज़ हैं, ठीक है, खरीदने की एडवाइस नहीं है ये। और यहाँ पर टोटल जो अब ये जो वैल्यू एक्सपेक्टेड प्राइस बेस्ड ऑन पास्ट अर्निंग, पास्ट में किस तरीके से चला है उसके बेसिस के ऊपर में हम लोग क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो अगर पिछले 10 साल का डेटा उठाया जाए तो 2 साल के अंदर में जो स्टॉक है 90 रुपये तक जा सकता है, क्योंकि पिछले 10 साल का अगर ऑनलाइन एवरेज अगर डेटा दिखाया जाए तो कंपनी ने अच्छी परफॉर्मेंस नहीं दी है। बट अगर पिछले 3 साल का डेटा उठाया जाए तो कंपनी ने 12% का सीएजीआर रिटर्न दिया, जिसकी वजह से कंपनी का जो स्टॉक है 107 रुपीज़ हो सकता है पास्ट परफॉर्मेंस के हिसाब से।
पास्ट परफॉर्मेंस से हमें ये पता चल जाता है कि फ्यूचर में किस तरीके से एटलीस्ट काम कर ही देगा। बट फ्यूचर में क्या पोटेंशियल रखता है वो तो फ्यूचर को ही पता है, बट उसको हम सिर्फ प्रेडिक्ट करने की कोशिश कर सकते हैं। तो पास्ट परफॉर्मेंस के बेसिस के ऊपर फ्यूचर का प्रिडिक्शन हो गया। अंडर वैल्यूड और ओवर वैल्यूड का अगर पता करें तो यहाँ पर अगर ये माइनस में है, इसका मतलब ये बुक वैल्यू के हिसाब से अंडर वैल्यूड है। कंपनी इनकम भी कर रही है, बुक वैल्यू से डाउन भी है, तो अगेन अंडर वैल्यूड है। नेक्स्ट, अगर कंपनी की हम लोग शेयर होल्डिंग पैटर्न्स की बात करते हैं तो कंपनी के रिसेंट रिजल्ट डेटा के अकॉर्डिंग यहाँ पर कंपनी का जो प्रमोटर है उन्होंने अपना जो स्टेक है वो उठाया है। दिसंबर 2022 में आप लोग देखेंगे 56.49 के आसपास में इन्होंने अपना स्टेक उठाया है, प्रमोटर्स ने खुद खरीदा है मार्च 2023 के अंदर में। रिजल्ट की अगर हम लोग बात करते हैं तो लेटेस्ट रिजल्ट के अकॉर्डिंग यहाँ पर अगर लोग क्लियरली देख पाएंगे हाईएस्ट सेल कंपनी ने दिखाई है, जिसके साथ में कंपनी के जो प्रॉफिट्स हैं वो भी अच्छे खासे बड़े हैं। 177 करोड़ रुपीज़ के आसपास में सेल सबसे हाईएस्ट हुई है। अब कंपनी के अंदर में हमें क्यों रीजन नजर आ रहा है कि फ्यूचर में कम काम कर सकती है, अच्छा रिजल्ट, क्योंकि जब जब कंपनी कौन से सेक्टर में काम कर रही है, कंपनी आईपीओज लेके आने, जैसे हमने भी एक आईपीओ देखा उसमें जेम फाइनेंशियल का नाम था, आईपीओ लेके आके कंपनीज की हेल्प करती है पैसा उठाने में मार्केट से। दूसरा, मर्जर एंड एक्विजिशंस को भी देखती है कि दूसरी कंपनी दूसरे में हो रही है, डीमर्ज हो रही है, मर्ज हो रही है, एक कंपनी दूसरी कंपनी को खरीद रही है, बेच रही है, उसके उस चीज़ में भी डील करती है। रीस्ट्रक्चरिंग ऑफ बैड लोन्स, मतलब अगर कोई कंपनी है जो ये लोन नहीं चुका पा रही है तो उसका रीस्ट्रक्चरिंग किया जाए या फिर उसके एसेट्स को बेचा जाए ताकि लोन रिकवर किया जाए, उस सेक्टर में भी काम करती है। एसेट मैनेजमेंट का भी काम करती है, जैसे एएमसी हो गई, लोगों से पैसा उठा करके, म्यूचुअल फंड्स आपने नाम सुने होंगे, म्यूचुअल फंड बिजनेस में भी है। साथ में ही वेल्थ मैनेजमेंट में भी है, पीएमएस सर्विस वगैरह ये भी प्रोवाइड करती है। सो जब ओवरऑल मार्केट टॉप पर रहता है तो आईपीओ हो गया, एसेट मैनेजमेंट हो गया, वेल्थ मैनेजमेंट हो गया, मर्जर एंड एक्विजिशंस हो गए, ये बहुत ही अच्छे खासे लेवल से चलते हैं। तो इनकी वजह से कंपनी की जो इनकम होती है वो भी अच्छी खासी बढ़ती है। तो इसी चीज़ को लेकर के अब इंडिया का जो स्टॉक मार्केट है उसको लेकर के एक जो व्यू है वो बहुत पॉजिटिव है, जिसकी वजह से कंपनी को भी आने वाले टाइम में अच्छा खासा प्रॉफिट देखने को मिल सकता है उस चीज़ के बेसिस के ऊपर में। तो यही एक मेन रीज़न है जिसकी वजह से कंपनी आने वाले टाइम में अच्छा परफॉर्म कर सकती है। ये हमारा व्यू है। फाइनली, ऑन द बेसिस ऑफ ऑल दिस डेटा वी हैव प्रेडिक्टेड लॉन्ग टर्म में 149 एंड शॉर्ट टर्म में 109 एंड 70 का स्टॉप लॉस लेके आप लोग चल सकते हैं। दैट्स ऑल। और आपका अगर कोई पर्टिकुलरली व्यू है किसी चीज़ को लेकर में तो आप अपना व्यू शेयर कर सकते हैं कमेंट बॉक्स के अंदर में, जो कि हमने आईपीओ से रिलेटेड जो बात की है उसके रिलेटेड और कंपनी से रिलेटेड। फाइनली, सी यू टुमारो।